हाय एवरीवन, आई एम अपूर्वा। कुछ लोग फ्रीक्वेंटली मैसेज कर रहे थे एफबी पे, इवन इंस्टा पे भी पूछ रहे थे कि आपने कहानी लिखी है, आपकी ही वॉइस है। मैं हर एपिसोड के बिगिनिंग में ये मेंशन करती हूँ कि आई एम द राइटर एंड नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। स्टिल लोग पूछ रहे थे, सो आई थॉट कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूँ। यस, आई एम द राइटर एंड नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। आज इस कहानी का लास्ट एपिसोड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियोस देखिए, देन लास्ट एपिसोड देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट करती हूँ इस कहानी का फाइनल एपिसोड। सागर की माँ उसके पास ही रुकती हैं। गंगा, रजत और अबीर रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहे हैं। साकेत, वो तो पहले ही वहां से जा चुके हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि सागर के ब्रेन में एग्जैक्टली ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि उसका ब्रेन अनकॉन्शियसनेस की स्टेट से कब और कैसे वापस आएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कॉन्शियसनेस में आए और पूरी तरह से ठीक हो जाए किसी भी वक्त, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए। इतना सुनते ही सागर की माँ रोने लगती हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। गंगा पूरे दिन वहीं बैठी रहती है। अबीर के बहुत जिद करने पर सागर की माँ घर चली जाती है कुछ वक्त आराम करने के लिए, पर गंगा वहीं पर रुकती है। उसे हल्का बुखार है, होठ सूख रहे हैं और आंखें लाल हो गई हैं। रजत उससे घर चलने की बहुत जिद करते हैं, पर वो इनकार कर देती है और रजत अबीर के घर लौट जाते हैं। रात को साकेत आता है और डॉक्टर से डिस्कस करता है और फिर कहता है कि सागर कहीं कोमा में तो नहीं। गंगा को बहुत गुस्सा आता है इस बात पर वो कैसे भी खुद को रोक लेती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सागर कोमा में नहीं है, क्योंकि कोमा में इंसान एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, बट सागर के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि वो एक स्लीपिंग स्टेट में है, बट स्टिल जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होती है उसका ब्रेन हमेशा रिएक्ट करता है। पर बस इतना है कि वो पूरी तरह से वेकफुलनेस की स्टेट में नहीं आ पाता। इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग उसके करीबी हैं उससे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, इसी से उसकी हालत में सुधार होगा। साकेत गंगा से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और उनके बेटे से दूर रहे। तो गंगा कहती है कि आप सागर के पिता हैं और उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, सिर्फ इसीलिए मैं आपकी हर बात चुपचाप सुन रही हूँ। अच्छा, नहीं तो क्या करती तुम? अबीर साकेत से वहां से जाने के लिए कहता है तो साकेत और भड़क जाता है। सागर मेरा बेटा है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भेजने वाली? सिर्फ जन्म दे देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता, अबीर कहता है। तो गंगा अबीर की ओर देखते हुए बड़ी ही सरकास्टिक वे में हंसती है और कहती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल, सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। साकेत गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब हॉस्पिटल में सिर्फ गंगा और अबीर ही थे। गंगा सागर के पास बैठी थी और अबीर बाहर। वो सागर से कॉलेज की बातें करती है, उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती है, उनकी नोक-झोंक, उसके दोस्तों के बारे में बहुत सारी बातें करती है, उसके लिए गाना भी गाती है। पर सागर एक बेजान शरीर की तरह बस शांत पड़ा हुआ है। काफी रात हो जाती है। वो अबीर के पास आकर बैठती है बाहर और उसे पूछती है, आप अब तक सोए नहीं? तुम भी तो जाग रही हो ना बेटा? गंगा कुछ रुककर बड़ी ही संजीदगी से कहती है, आप सागर के अंकल हैं और उस नाते मेरे भी अंकल हुए। इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं। और अब तक आपने जितनी भी गलतियां की, मैं उन सब के लिए आपको माफ करती हूँ। बस इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। माफी के अलावा मैं आपको कुछ और नहीं दे सकती। अबीर जैसे सुन्न हो जाता है और पथराई हुई आंखों से गंगा की ओर देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं और सर शर्म से झुक जाता है। खैर, मैं तो शायद तुम्हारा नाम लेने के भी लायक नहीं हूँ और इस लायक भी नहीं कि तुमसे माफी मांग सकूं।
मैंने कल आपकी और पापा की सारी बातें सुन ली थी। अबीर हाथ जोड़कर कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, यही मेरे जीने के लिए काफी होगा। और गंगा बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली जाती है। गंगा, एक बार मेरी बात तो सुनो। अंकल, आप प्लीज मुझे गंगा कहकर तो बिल्कुल मत बुलाइए। ये नाम मुझे मेरे पापा ने दिया है और मैं आपके मुंह से ये कभी नहीं सुनना चाहती। मैंने आपको माफ कर दिया है, आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। गंगा और सागर की माँ हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर सागर की हालत में कोई खास सुधार नहीं होता। 3 महीने बीत चुके हैं। गंगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं रहती है, सागर के पास। और आखिरकार 3 महीने बाद वो कुछ बोलता है और फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर होने लगती है। वो बात करने लगता है और फाइनली थोड़ा ही सही पर चलना शुरू कर देता है। गंगा उसे कुछ वक्त के लिए रुड़की ले जाना चाहती है। शायद माहौल बदले, वो अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिले, उन सारी जगहों पर वापस जाए तो शायद उसकी हालत में कुछ सुधार हो। और सागर की माँ भी उनके साथ जाना चाहती है, पर साकेत वो किसी भी हालत में इसके लिए तैयार नहीं होता और सागर को भेजने से साफ इनकार कर देता है। तो सागर कहता है कि मैंने बचपन से ही बहुत कोशिश की, पर मैं आपके हाई क्लास सोशल स्ट्रक्चर में कभी भी खुद को नहीं डाल पाया। आपका ये स्टेटस, ये नकली हंसी, रेप्यूटेशन, ये दिखावा मुझसे कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ हमेशा से ही मेरा दम घोटता था, पर फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। पर अब नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है आपका फेवरेट बेटा बनने का। और अब मैं आपसे और इस सबसे दूर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तो साकेत कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ, और ये जो तुम इतना अकड़ दिखा रहे हो, ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें कहीं नसीब नहीं होगी। तो सागर कहता है कि मैं तो आपकी जिंदगी में हमेशा था, पर आप मेरे लिए कभी भी नहीं थे। आपके साथ ऐशो आराम था, पर जिंदगी कभी नहीं थी, और अब मुझे सिर्फ जिंदगी चाहिए। सागर की माँ भी उनके साथ जाने लगती हैं। तो साकेत कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, आपके साथ रही, सिर्फ एक वजह थी मेरे पास, सागर। और अब जब वो ही यहाँ नहीं रह रहा, तो मेरे पास कोई और वजह नहीं है आपके पास रुकने की। गंगा और सागर रुड़की के लिए निकल जाते हैं। सागर की माँ भी उनके साथ जा रही है। रजत एक तसल्ली के साथ बल्लभगढ़ लौट चुके हैं और अबीर की आंखों में आंसू हैं, पर एक सुकून है कि जो भी हो, उनकी बेटी ने उन्हें माफ कर दिया है। सागर को विंडो सीट पर बिठाकर मैं उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर तक उसे एकटक यूं ही ताकती रही। मुंबई आते वक्त मैं जितनी परेशान थी, यहाँ से लौटते वक्त उतनी ही खुशी है, उतना ही सुकून है। रुड़की, जहाँ से हमारे इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई थी, आज हम वहीं लौट रहे हैं। वो सारे रास्ते मेरा हाथ थामे बैठा रहा, जैसे खुद को एक दिलासा दिलाना चाहता था कि हम दोनों आखिर साथ हैं और कोई भी हमें अलग न कर पाया और नहीं कर पाएगा। मुझे भी याद नहीं कि कितने वक्त बाद मैं आज खुलकर मुस्कुरा रही थी। मेरा बदहवास चेहरा, उसमें अब जान आ गई थी। मुझे नींद आ रही थी और मैंने सागर के कंधे पर सर रख लिया। ऐसा लग रहा था कि मैं एक अरसे के बाद सुकून से सोने जा रही हूँ, क्योंकि अब सपनों के पूरा होने का वक्त आ गया था। एक नई शुरुआत का वक्त था। मुझे जो चाहिए था, मुझे मिल चुका था। प्यार के आगे सारी मुश्किलें हार जाती हैं। जब 2 दिलों का मिलना तकदीर में ही लिखा हो, तो ये दुनिया उन्हें कहाँ रोक पाती है। गंगा सागर का सफर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी जरूर शेयर करें। आखिर में मैं अपनी लिखी हुई कुछ लाइंस कहना चाहूंगी।
It took patience and courage to meet the other part of your soul. Till then, everyone is just a passing cloud. Do not attach yourself with them. One day for sure, you will meet someone who will make you experience each and every aspect of this alive magic called life. आप अंधेरे से गुजर कर ही रोशनी तक पहुंच सकते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करो। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। बस ओके देन, टेक केयर, गुड बाय।